Hello friends, welcome back to Simply Tutor classes. In today's class, we will cover our next chapter and the name of the chapter is Ordinal Measurement of Consumer Behavior. In last class, we have covered the chapter of Cardinal Measurement of Consumer Behavior. Now, what we mean by ordinal measurement? Ordinal measurement allows the consumer to rank the utility derived from different goods like फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. देखिए कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर क्या होता था, हम यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर सकते थे नंबर्स में. लेकिन जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है ना, ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम सिंपली रैंक दे सकते हैं कि हमें कितना हुआ. हम उसे मेज़र नहीं कर सकते, हम बता सकते हैं ये हमें सबसे अच्छा लगा, ये हमें सेकंड बेस्ट ऑप्शन लगा, ये हमें थर्ड बेस्ट ऑप्शन लगा. ठीक है. अब ये जो कंसेप्ट था कंज्यूमर बिहेवियर का, ये किसने दिया था? एडवर्थ ने दिया. कब दिया? 1881 में. कब दिया? एडवर्थ ने दिया 1881 में. उसने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था मैथमेटिकल फिजिक्स. मैथमेटिकल फिजिक्स नाम से एक बुक लिखी जिसके अंदर ऑर्डिनल मेजरमेंट का कंसेप्ट दिया. अब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो जो इंडिफरेंस कर्व है इस टूल को किस लिए यूज़ करते हैं? सिंपली कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो यूज़ किया जाता है ऑर्डिनल मेजरमेंट के लिए. अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. ये क्या बताता है हमें? इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स फ्रॉम विच कंज्यूमर yield इक्वल सेटिस्फेक्शन. मतलब दो कॉमोडिटी को किस तरीके से हम कंबाइन करें कि दोनों कॉमोडिटी को यूज़ करने के बाद जो कंज्यूमर है उसे बराबर सेटिस्फेक्शन मिले, एक जैसी सेटिस्फेक्शन मिले. तो इंडिफरेंस कर्व क्या कर रहा है? कम्बिनेशन बता रहा है. किसका कम्बिनेशन बता रहा है? दो कॉमोडिटी का. किस लिए बता रहा है? ताकि कंज्यूमर को दोनों कॉमोडिटीज़ को यूज़ करने के बाद एक जैसी सेटिस्फेक्शन मिल सके. क्लियर? देखिए अब एक डेफिनेशन भी देख लीजिए. इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? इज द लोकस ऑफ पॉइंट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो कि सेम यूटिलिटी देती हैं कंज्यूमर को. ठीक है. तो ये बताता है कि एक कंज्यूमर कैसे अपनी दो कॉमोडिटी को किस तरीके से यूज़ करे ताकि उसे यूटिलिटी एक जैसी मिले. अब एजम्पशन पर आ जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एजम्पशन ऑफ द लॉ. सबसे पहले रैशनैलिटी. कंज्यूमर क्या करता है? रैशनली बिहेव करता है, मतलब सोच समझकर. और किस लिए करता है? कि वो अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए दो कॉमोडिटीज़ को कंबाइन करने के बाद. ठीक है. सेकंड है ऑर्डिनल यूटिलिटी. जैसे कार्डिनल के अंदर तो हम क्वांटिफाई कर सकते थे कि कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी मिली. यहाँ पर हम क्वांटिफाई ना करके सिंपली रैंक देते हैं. ठीक है. अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो गुड्स का. उसमें फर्स्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है? सेकंड बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? थर्ड बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? आगे देखिए. नेक्स्ट पॉइंट है नॉन सेटिएटी. नॉन सेटिएटी मतलब कंज्यूमर किसी भी पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन के लेवल पर नहीं पहुंचता. यही लिखा हुआ है. कंज्यूमर डज नॉट रीच द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड ऑलवेज वॉन्ट्स टू हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन प्लेस ऑफ लेस क्वांटिटी. मतलब हमेशा यही चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिले. नेक्स्ट है DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये क्या बताता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन implies that a consumer substitute one good for another at a diminishing rate so that total satisfaction remain equal. कि इस तरीके से दो गुड्स हैं एक्स और वाई. ठीक है. अब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अगर वाई उसे ज़्यादा चाहिए तो एक्स को छोड़ना पड़ेगा. जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसे ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा वाई को लेने के लिए. तो क्या बताता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वही यही बताता है एक कंज्यूमर जो एक गुड को छोड़ रहा है किस लिए? ताकि वो दूसरी गुड ले सके
और दोनों गुड्स से क्या हो, इक्वल सेटिस्फेक्शन हो। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा, सच कुछ टफ नहीं है। वो है ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी इन चॉइस। देखिए जब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं ना, यहाँ पर है ना पॉइंट, ट्रांजिटिव एंड कंसिस्टेंट इन चॉइस। पहले मैं आपको ट्रांजिटिविटी का मतलब बताऊंगी, फिर मैं आपको कंसिस्टेंसी का मतलब बताऊंगी। ट्रांजिटिविटी क्या होता है, देखिए अगर एक कंज्यूमर, ठीक है, ए कमोडिटी को प्रेफर कर रहा है बी से ज़्यादा, मैंने क्या बोला, ए को प्रेफर कर रहा है बी से ज़्यादा दूसरे नंबर पे, और बी को प्रेफर कर रहा है सी से ज़्यादा। मतलब अगर ए और बी हो उसके पास तो वो किसे प्रेफरेंस देगा, ए को, और बी और सी हो तो वो किसे प्रेफरेंस देगा, बी को। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर हम यहाँ से बी को ओमिट कर दें, ए बी सी तीन कमोडिटीज हों, तो जो कस्टमर है ना ए कमोडिटी को प्रेफरेंस देगा सी से। मतलब हमारे पास अगर ये दो कंडीशन है ना कि ए को प्रेफरेंस दे रहा है बी से ज़्यादा, बी को प्रेफरेंस दे रहा है सी से ज़्यादा, तो ए को प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली देगा सी से ज़्यादा। क्लियर। अब हम कंसिस्टेंसी की बात करें कि कंसिस्टेंस किस तरीके से है चॉइस में। कंसिस्टेंट का मतलब होगा एक कंज्यूमर, अगर एक कंज्यूमर चूज़ करता है ए कमोडिटी को, बी, जब ए और बी दो हों और उसमें से ए को चूज़ करे एक टाइम में, देन आगे भी कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है, कोई और टाइम पीरियड भी आता है, तो भी वो ए कमोडिटी को ही प्रेफरेंस देगा। ये नहीं है कि अब टाइम पीरियड चेंज हो गया तो उसे बी अच्छी लगने लगी, अब भी उसे ए कमोडिटी ही अच्छी लगेगी, वो उसी को प्रेफरेंस देगा। मतलब जो कंज्यूमर है अपनी चॉइस को लेकर कंसिस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ आपको। आगे बढ़े, देखिए आगे है, हम बात करते हैं इंडिफरेंस स्केड्यूल की। इंडिफरेंस स्केड्यूल क्या होता है, इंडिफरेंस स्केड्यूल शो करता है दो कमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन जिससे कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन अचीव कर सके। मैंने क्या बोला, इंडिफरेंस कर्व शो करेगा दो कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन को जिससे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले, वो क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस स्केड्यूल। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इंडिफरेंस स्केड्यूल क्या करेगा, शो करेगा, किस चीज़ को शो करेगा, दो कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन को। किस लिए शो करेगा, ताकि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल सके दोनों कमोडिटीज़ को यूज़ करने के बाद। इंडिफरेंस स्केड्यूल मतलब इंडिफरेंस टेबल। देखिए कैसे, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन बताया गया है गुड एक्स और गुड वाई का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर चार तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। ए के अंदर देखिए अगर वो एक एक्स की कमोडिटी लेता है और 10 वाई की, तो उसे क्या मिलता है, ये कॉम्बिनेशन बनाने के बाद इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल। फिर मान लो वो एक्स की कमोडिटी बढ़ा देता है, उसके लिए उसे वाई की 3 कमोडिटीज़ को छोड़ना पड़ रहा है। मैंने एक पॉइंट यूज़ किया था ना पीछे, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि एक कमोडिटी को एक्स्ट्रा लेने के लिए उसे दूसरी कमोडिटी को जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसे ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। अब दूसरी की 10 थी तो एक कमोडिटी एक्स की बढ़ाने के लिए उसे वाई की कितनी छोड़नी पड़ी, 3 छोड़नी पड़ी, और बची कितनी, 7। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना हो गया, 1:3। कैसे, ये तो एक ही बढ़ी ना एक्स की, और वाई की कितनी बढ़ी, 3, 1:3 का कॉम्बिनेशन। अब सी पर आइए, सी की देखिए, सी पर एक और कमोडिटी 3 हुई और यहाँ पर कितनी हुई, 5 हुई, तो क्या कॉम्बिनेशन बना, एक का, इधर एक का फर्क आया और इधर कितने का फर्क आया, 2 का, तो 1:2 का कॉम्बिनेशन बना। अब डी पर आ जाइए, डी पर भी एक ही बढ़ाया, 3 से बढ़कर 4 हुआ, लेकिन ये जो हम वाई कमोडिटी की बात करें तो इसने एक ही काम किया। अब हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना हो गया, 1:1। ठीक है, तो ये जो है ना इंडिफरेंस स्केड्यूल, ये हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा है दो कमोडिटी के, कौन सा, ए बी सी और डी, और हर कॉम्बिनेशन कस्टमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है। यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन मिले, तो कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, वाई कॉमोडिटी से और एक्स कॉमोडिटी से, वो क्या हो रहा है, हर कॉम्बिनेशन में इक्वल हो रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
इंडिफरेंस मैप की। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के जो सेट होगा वो मिलाकर हमारा क्या बनता है? इंडिफरेंस मैप। देखिए अब यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व जो विच इंडिकेट लो टू हाई, जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं ना, वो हमें अलग अलग लेवल्स बताते हैं कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के। किस तरीके से? जैसे ये हमारा बन गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। यहाँ पर 4 इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1, IC2, IC3, IC4। ठीक है, अब मुझे आप बता सकते हैं कि कौन सा कर्व ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है और कौन सा कम। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्व सबसे ऊपर है वो क्या देगा? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब जैसे जैसे हम लोअर से अपर की साइड बढ़ते जा रहे हैं, IC1 से IC2 की साइड जा रहे हैं, IC2 से IC3 पर जा रहे हैं और IC3 से IC4 पर जा रहे हैं, वैसे वैसे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो यही हमें क्या बता रहा है? इंडिफरेंस मैप। क्लियर इतना? बढ़े आगे। आगे है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? देखिए जब एक कंज्यूमर क्या करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम डिफाइन क्या करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट, यहाँ पर आ जाइए, इट इज डिफाइंड as the amount of y the consumer is just willing to give up to get one more unit of x and maintain same level of satisfaction level। वही मैं आपको थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे कि 2 कमोडिटीज़ हैं कस्टमर के पास, एक कमोडिटी एक्स्ट्रा लेने के लिए उससे जो दूसरी कमोडिटी को छोड़ना पड़ रहा है, दूसरी कमोडिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भी इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? अगर हम बोलें द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स विच आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द कमोडिटी वाई को रिप्लेस करने के लिए हमने कितनी एक्स की कमोडिटी को सेटिस्फाई किया। ये देखिए फॉर्मूला हुआ इसका एक, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, कि हमने वाई की कितनी कमोडिटी छोड़ी क्या? एक्स की एक्स्ट्रा कमोडिटीज लेने के लिए। तो फॉर्मूला बन गया लॉस ऑफ गुड्स वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ गुड एक्स। क्लियर इतना? तो ये रेशियो बताता है किस किस के बीच में? दोनों कमोडिटीज के बीच में, कि एक का लॉस एक को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ताकि दूसरे को अचीव कर सकें। अब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स की बात करें ना, तो वो भी 3 तरह के होते हैं। डिमिनिशिंग हो गया कि कम होता जा रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीजिंग हो गया कि बढ़ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश? एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए मैं सिंपल सा बता देती हूँ आपको। 2 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा डिमिनिश होता है, अक्सर डिमिनिश होता है। हमेशा तो नहीं बोल सकते क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट भी रहता है और इंक्रीज भी होता है। देखिए पहला रीज़न होता है कि जो 2 गुड्स होती हैं ना, 2 कमोडिटीज़ जो हम लेकर चल रहे हैं, वो कभी भी आपस में हर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होती। अगर 2 कमोडिटीज़ आपस में परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो जाए तो जो स्लोप होगा इंडिफरेंस कर्व का वो कांस्टेंट होगा या फिर स्ट्रेट लाइन होगा। इसे दिमाग में बिठा लो। क्या बोला? 2 कमोडिटीज़ जो हम लेकर चल रहे हैं वो कभी भी पूरी तरीके से एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं होती, और इन केस वो 2 कमोडिटीज़ परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो जाए एक दूसरे का, तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व या तो कांस्टेंट होगा या फिर स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, आगे सेकंड वो क्या होता है हमारा पॉइंट कि कंज्यूमर को एक कमोडिटी को लेने के लिए पता है हमें दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब जैसे एक्स की ज़्यादा कमोडिटीज़ ली हैं और वाई की कम है, ठीक है, मान लो वाई की कमोडिटी इंक्रीज करनी है तो उस एक्स को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि एक्स की ऑलरेडी ज़्यादा थी, तो
एक्स को उसे ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा वाई की एक कॉमोडिटी को, वाई की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। अब देखिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आता है। क्या है पॉइंट? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसे बहुत अच्छे से करना। सबसे पहला पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स नेगेटिवली और डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट है, राइट। स्लोप्स नेगेटिवली इस तरीके से जाता है, लेफ्ट से राइट की साइड जाता है। दो गुड्स होती हैं, एक एक्सिस पर आपकी गुड एक्स हो जाएगी और दूसरे पे वाई गुड, दो कमोडिटीज हो जाएंगी। तो हमेशा जो आईसी कर्व है वो नेगेटिवली स्लॉप्ड होता है, क्योंकि ऑब्वियस होता है कि एक कमोडिटी अगर ज़्यादा लेगा तो दूसरी कमोडिटी कम ही प्रेफर करेगा जो कंज्यूमर है, इसलिए वो क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता है। और दोनों तरह के कॉम्बिनेशन से देखिए अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इसके ऊपर। जैसे जैसे कम होते गया वाई का, वैसे वैसे एक्स की कमोडिटीज बढ़ती गई। और सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए ना, जैसे 3 पॉइंट ड्रॉ कर दिए, तीनों पॉइंट्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे कस्टमर को। तो इंडिफरेंस कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, या फिर बोल सकते हैं डाउनवर्ड जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताती है? इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व, ये ऑरिजिन क्या होता है? दिस इज द ऑरिजिन, हियर इज कमोडिटी एक्स एंड हियर इज कमोडिटी वाई। कन्वेक्स मतलब झुका हुआ, किसकी साइड? ऑरिजिन। ऑरिजिन पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। कन्वेक्स टू ऑरिजिन मतलब ये कहाँ है? ऑरिजिन की साइड झुका हुआ है, इस तरीके से। कभी भी कनकेव नहीं होता। कनकेव मतलब ऐसे नहीं होगा, अगर आप ऐसे बना दोगे तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग होगा। हमेशा इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होगा, झुका होगा, किसकी साइड? ओरिजिन की साइड। और रीजन होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व टू द राइट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी मैंने आपको इंडिफरेंस मैप में बताया था, ये 3 इंडिफरेंस कर्व है। जो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा ना, वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। उससे नेक्स्ट वाला नेक्स्ट बेस्ट, उससे नेक्स्ट बेस्ट। आगे बढ़िए, यही है। IC1 और IC2 है ना, तो IC2 ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा कंपैरेटिव टू IC1। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट ईच अदर। ना तो एक दूसरे को काटेंगे, ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ना तो एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल अलग से होकर निकलेगा आईसी कर्व। अगर आईसी कर्व आपने इस तरीके से बना दिया, या फिर ये जैसे बना ही हुआ है इस तरीके से बना दिया, तो वो गलत होगा। सॉरी। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व आर नॉट इनएविटेबली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ज़रूरी नहीं है इक्वल हों, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये इनएविटेबली इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? ज़रूरी नहीं है आईसी कर्व क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे के। वो अलग अलग तरह की शेप की, मतलब जैसे ये बना हुआ है ना, एक ऐसे बन रहा है तो दूसरा ऐसे जा सकता है। बस कंडीशन क्या है, ना तो इंटरसेक्ट करेगा और ना ही टच करेगा। लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व आर लाइक बैंगल्स। ये देखिए ऐसे ऐसे बैंगल्स ऐसे गोल गोल राउंड राउंड होती है ना, तो ये भी बैंगल्स की तरह ही शेप देता है उसे। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच आइदर एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं, कब कोई भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। ना तो इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच करेगा। इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि कम से कम 2 कमोडिटी का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी होता है। अगर एक कमोडिटी को एक एक्सिस को टच कर लिया, मतलब एक जगह तो हम 0 कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं ना, एक, तो वो नहीं करना, हमने दोनों कमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व,
जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस यहीं ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क बाय पुटिंग योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।